अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये अबू जाफ़र अल मंसूर की जो वीडियो हम बना रहे थे तारीख़ की, उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम अबू जाफ़र अल मंसूर के बाकी रहे से काम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए, कैसी अच्छी हुकूमत चलाई कि उनके बाद आने वाले हुक्मरानों को हुकूमत चलाने में बहुत आसानी हुई, वो किस शख्सियत के मालिक थे, उनकी दूरअंदेशी कैसी थी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि उनकी औलाद क्या, कौन कौन उनकी औलाद में था और उसके अलावा उनकी वफ़ात कब हुई। तो आइए चलते हैं वीडियो। मंसूर ने बगावतों को ख़त्म करके एक मजबूत अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी और मुल्की नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी। इस मुल्की इस्तेहकाम की वजह से इसके जानशीनों ने बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि मंसूर ने उनको एक ऐसी हुकूमत दे दी थी जिसके अंदर फितनों को कम कर दिया था, जिसके अंदर जितनी बगावतें थी उनको कम कर दिया था, जिसके अंदर जो इसको चैलेंजेस थे, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इनका ख़जाना खाली था, मंसूर ने उस ख़जाने को पुर किया और उनको एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत दी ताकि वो कारे हुकूमत में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके और उसके बाद आने वाले तमाम उसके जानशीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसने महकमा जासूसी को मुस्तहकम किया। इसने अलवियों की हुकूमत को ख़त्म करके अब्बासी हुकूमत को और मुस्तहकम किया। इसने खिलाफत के मजहबी तक़द्दुस को बहाल किया और ये नज़रिया पेश किया कि चूँकि बनु अब्बास भी अहले बैत के नूबी हैं, लिहाजा सियासी क़यादत के अलावा मजहबी सियादत यानी इमामत भी इनका हक़ है। यूँ मुस्तक़बिल में हम देखते हैं कि सियासी क़ुव्वत और गलबा खो जाने के बावजूद सदियों तक अब्बासी खिलाफत की इस्लामी दुनिया में मरकज़ी और रूहानी हैसियत कायम रही। मालियाती महकमे को मुस्तहकम किया। इनकी वफ़ात के वक्त ख़जाना माल व दौलत से पुर था। यूँ रियाया की खुशहाली का आगाज़ हुआ। मंसूर खुद साहिब इल्म व फ़ज़ल था, लिहाजा इसकी ज़ाती दिलचस्पी के बावजूद इस आहद में बड़ा अजीम इल्मी व अदबी काम हुआ। उमवी दौर में किताब व सुन्नत के उलूम पर बड़ा पायदार काम हुआ था, लेकिन मंसूर के आहद में दीगर उलूम में आबियारी हुई। अरबी ज़बान के अलावा फ़ारसी ज़बान में बड़ी बड़ी तसानीफ़ मंजर आम पर आईं। इनके अहद में इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा जैसी नाबगा रोज़गार शख्सियात पैदा हुई। अब्दुर्रहमान बिन उमर। मंसूर के दौर में तामीरात के शोबे में भी बहुत काम हुए। मस्जिदुल हराम की तोसी हुई। फ़िरका रावंदिया के फसाद के बाद इसने दारुल हुकूमत की तब्दीली का सोचा और दरियाए दजला के किनारे सासानी दारुल हुकूमत मदाइन के करीबी मकाम को अपने दारुल हुकूमत के लिए मुंतखब किया। सामीन और बगदाद इसका नाम रखा। इसने 751 ईस्वी में बगदाद की बुनियाद रखी और खालिद बरमकी को इसकी तामीर का इंचार्ज मुकर्रर किया। शहर की तामीर में बेहद फयाजी से काम लिया गया। शहर अपनी साख्त के लिहाज से गोल था। इसके इर्द गिर्द दोहरी फसील बनाई गई। इसके 4 दरवाजे थे। इन 4 दरवाज़ों में से 4 सड़कें निकाली गईं जो बाहम एक नुक्ता पर जाकर मिलती थी। इस मकाम पर खलीफा का महल था जिसका नाम कसरुल खल था। यूँ हम कह सकते हैं कि अब्बासी ख़ानदान का अव्वलीन बानी अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन सफ़ा था, मगर इसका दौर जंगो जिदाल और मुखालिफ कुव्वतों की शोरश का दौर था। मगर अबू जाफ़र अल मंसूर जिस तरह बतौर जानशीन इन सब चीज़ों पर काबू पाया, इसको इस्तेहकाम बख्शा, इसे जायज़ तौर पर बनु अब्बास का हकीकी बानी करार दिया जा सकता है। मंसूर एक खूबरू, दराज कद, गंदमगू और दुबले पतले जिस्म का मालिक इंसान था। इसके रुखसार पर गोश्त कम था और दाढ़ी घनी थी जिसे स्याह रंग से ग़ज़ाब करता था। वो कम गो और संजीदा मिजाज था। इसका चेहरा पुरवकार और हैबत छाई रहती थी। खलवत में खुश अखलाक और खुश मिजाज था। मसूदी का बयान है
کہ جب تک وہ لوگوں میں نہ نکلتا اس وقت تک بہترین اخلاق کا انسان ہوتا۔ وہ بچوں کی شرارت کو پسند کرتا۔ جب وہ لباس پہنے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ہیبت طاری ہو جاتی۔ اپنی بہترین عادات و خصائل کی بنا پر مورخین نے اس کی بڑی تحسین کی ہے۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد منصور کو جو مشکلات درپیش رہیں، اس نے ان سب کا ہمت اور شجاعت سے مقابلہ کیا۔ جب منصور نے شہر واسط کا محاصرہ کیا تو تب میرے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور جب میں مقابلہ کرنے نکلا تو میرے سر میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا۔ وہ بڑا محنتی اور فرد شناس انسان تھا۔ ناظرین، وہ اپنا اکثر وقت حکومتی کاموں میں صرف کرتا۔ نماز صبح سے فارغ ہوتے ہی دوپہر تک حکومت کی ہر طرح کے معاملات اور مسائل پر غور کرتا اور احکامات صادر کرتا۔ عصر کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا اور عشاء کے بعد پھر باہر سے آئے ہوئے مراسلات پر غور و خوض کرتا اور ارکان سلطنت سے مشورہ کرتا۔ ایک تہائی رات گئے آرام کرنے کی خاطر بستر کی طرف لوٹتا۔ مسعودی کا بیان ہے کہ منصور فوجی تدبیر اور حسن سیاست کی معراج کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ جس معاملہ میں نفع کی توقع ہوتی اس میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا، اور جہاں روپیہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا وہاں معمولی رقم بھی خرچ نہ کرتا۔ ابن حبیرہ کی رائے ہے کہ میں نے جنگ اور امن دونوں حالتوں میں کسی شخص کو منصور سے زیادہ ہوشیار اور چالاک، بیدار، چوکنا نہیں پایا۔ کٹھن سے کٹھن حالات میں وہ حوصلہ نہیں ہارتا تھا، بلکہ سیاسی داؤ گھاٹ، مکر و فریب اور حلیہ سازی سے کام لے کر دشمن پر کامرانی حاصل کر لیتا۔ منصور عام رعایا اور امن پسند شہریوں کے لیے ہر لحاظ سے نرم اور عادل تھا۔ اس کا قول تھا کہ خلیفہ کو صرف تقوی درست رکھ سکتا ہے۔ اس نے رعایا کو کھلی آزادی عطا کی، اور جب کبھی کوئی اسے اپنی تکلیف بیان کرتا تو وہ اس کا مداوع کرتا۔ اس کے نزدیک سلطنت کے 4 ضروری ارکان ہیں: ایک قاضی جو عدل قائم کرے، دوسرے پولیس جو زبردستوں کو ظالموں سے محفوظ رکھے اور کمزور کو انصاف دے، تیسرے محصل جو پورا خراج کرے، اور چوتھے پرچہ نگار جو لوگوں کے بارے میں اطلاع صحیح دے۔ آپ کے 8 بیٹے تھے: محمد، مہدی، جعفر الاکبر، سلیمان، عیسیٰ، یعقوب، جعفر الاصغر، قاسم اور صالح المسکین۔ 775 عیسوی کو حج کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر بیمار ہو گیا اور 6 ذی الحجہ کو بئر میمون کے مقام پر 63 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں وفات پائی۔